नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर से हमने मैथ्स की शिक्षण विधियों के बारे में बात किया था और आगमन विधि के बारे में हमने बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लिया था कि आगमन विधि क्या होती है। और मेरे ख्याल से आपको भी अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी कि आगमन विधि क्या थी वास्तव में। निश्चित तौर पर आगमन विधि में से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा आपके, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आगमन विधि है। और बिल्कुल अच्छे तरीके से 40-50 मिनट तक मैंने आपको अच्छे से समझाया था, एक एक बात आपको मैंने क्लियर करवाई थी। और बिल्कुल अगर उस तरीके से आपने पढ़ा है तो निश्चित तौर पर आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन जरूर उठा कर देखिएगा, पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन करना। मैं भी आपको पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन जरूर यहाँ पर करवाने वाला हूँ, एक क्लास स्पेशल आपकी होने वाली है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट विधि। आगमन विधि हमने पढ़ लिया। आगमन विधि क्या थी? उदाहरण से नियम की ओर, यानी उसके अंदर पहले शिक्षक हैं वो अपने विद्यार्थियों को एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा, कोई समस्या उसके सामने विस्तृत रूप में रख देगा, स्थूल रूप में उसके सामने समस्या रख देगा, फिर उसका समाधान करेगा और वहां से एक नियम और सिद्धांत बनेगा। 2-3 एग्जाम्पल वो आपको करवाएगा, उससे एक विद्यार्थी है वो स्वयं भी उन नियमों को खोज लेगा। तो इसे खोजी विधि भी आप कह सकते हैं। तो वो फिर नियम और सिद्धांत बन जाएगा। हमने इसके चरण भी पढ़े थे किस प्रकार ये होता है। तो सबसे पहले एक शिक्षक है विद्यार्थियों को उदाहरण देता है, फिर उसके बाद निरीक्षण होता है, फिर नियमीकरण होती है, फिर उसके बाद पुनः पुष्टि होती है। और ऐसा मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था कि सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए अब बात करते हैं निगमन विधि की। निगमन विधि आराम से एक एक चीज अच्छे से समझते हुए चलेंगे और बिल्कुल सरल है। निगमन आगमन, आगमन और निगमन एक दूसरे की विपरीत प्रक्रियाएं हैं। निगमन क्या है? आगमन की विपरीत प्रकृति की विधि है। यानी आगमन के अंदर तो आप क्या कर रहे थे? आगमन के अंदर हम कर रहे थे कि उदाहरण से नियम, लेकिन निगमन के अंदर क्या होगा? नियम से उदाहरण। अब देखो कैसे होगा, बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया है। यानी इस विधि के अंदर क्या करेगा? शिक्षक है अपने विद्यार्थियों को पहले नियम बता देगा, कोई सूत्र या सिद्धांत या कोई नियम है वो पहले ही बता देगा। मान लीजिए साधारण ब्याज आप निकाले थे, पिछले एग्जाम्पल भी हमने आगमन विधि के अंदर किया था। तो साधारण ब्याज का पहले ही फॉर्मूला आपको बता देगा, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस करवाएगा। तो यानी एक प्रकार से आपको वो फॉर्मूला याद करवा दिया। अब फॉर्मूला याद करवा दिया तो आप क्वेश्चन इजीली तरीके से करेंगे और सरल तरीके से भी आप कर पाएंगे और आसानी से भी क्वेश्चन करेंगे। समय की भी आपकी इसके अंदर बचत होगी, क्योंकि सीधा आपको कोई फॉर्मूला बता दे कि बस हाँ ये फॉर्मूला है, तो फटाफट करना क्या है? फॉर्मूला लगाना है। आगमन विधि के अंदर क्या था? आगमन विधि के अंदर तो आप फॉर्मूला क्रिएट कर रहे थे, फॉर्मूला बना रहे थे, फॉर्मूला खोज रहे थे, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा समय खराब हो रहा था आपका, और ना ही वो आपकी बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी थी। आगमन विधि केवल मात्र छोटी कक्षाओं के बालकों के लिए उपयोगी होती है। क्यों? क्योंकि छोटी कक्षा का बालक ही ऐसे उदाहरणों से सीख सकता है, उदाहरणों से सूत्र खोज सकता है, लेकिन बड़ी कक्षाओं के बालक ये चीज़ें उन्हें नॉर्मल लगती हैं। तो इसलिए बड़ी कक्षाओं के लिए, ना ही प्रतिभावान छात्रों के लिए आगमन विधि उपयोगी है। तो कौन सी विधि उपयोगी होगी सर? तो ये विधि निगमन विधि होगी, नियम से उदाहरण की ओर। नियम से उदाहरण, इसके अंदर क्या होगा? पहले ही शिक्षक है वो अपने विद्यार्थियों को नियम बता देगा, उसके बाद इसके उदाहरण आपको करवाएगा। तो यानी क्या है? बिल्कुल आसानी से आप चीज़ें कर पाओगे। इससे आपका स्मृति बढ़ेगी, क्योंकि फॉर्मूले जितने ज़्यादा आप याद करोगे स्मृति बढ़ेगी, और स्मृति बढ़ेगी तो आपका ज्ञान भी उच्च स्तर का होने वाला है। तो निगमन विधि के अंदर 1-2 बातें आप लिख सकते हैं। निगमन के सूत्र, अब निगमन के सूत्र हैं वो आगमन से विपरीत हैं। देखो भी इसके नोट्स हैं, वो ज़्यादा मैं लिखवाने पर फोकस नहीं करता हूँ क्लासेस के अंदर। जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, बिल्कुल प्रॉपर वे में जो मैंने पढ़ाया है वही आपको नोट्स वहाँ पर मिलेंगे। तो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, गांधी नॉलेज बैंक नाम है, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए आगमन निगमन विधि में लिख सकते हैं यह आगमन विधि की विपरीत विधि है। यह बस इतना ही है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। फिर इसके गुण दोष करेंगे। आगमन विधि की विपरीत विधि है, ये कई बार पूछ सकता है भाई, विपरीत विधि है। कई जगह पूरक शब्द भी इस्तेमाल करता है। लिख सकते हैं यहां पर निगमन विधि के अंदर क्या होगा? जब शिक्षक क्या करेगा? विद्यार्थियों को
जब शिक्षण में किसी नियम या सिद्धांत का प्रयोग हो, किसी नियम, सूत्र या सिद्धांत का, किसी कोई शिक्षण कर रहे हैं उसके अंदर नियम, सूत्र, सिद्धांत का उपयोग करते हुए समस्या का समाधान किया जाए, समस्या का समाधान किया जाए। किसी समस्या का आप समाधान कर रहे हैं या फिर कोई आप समस्या दी गई है या फिर कोई आप क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, पहले आप नियम या सिद्धांत करेंगे तो ये विधि आपकी क्या कहलाएगी? निगमन विधि कहलाएगी, निगमन विधि होगी। तो ये है आपकी निगमन विधि, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं, पहले आपको नियम सिद्धांत दे देगा, सूत्र दे देगा, उसकी सहायता से आपको उदाहरणों को हल करना है, उसी की सहायता से जो शिक्षक आपको समस्या देगा उसे सोल्व करना है। तो ये आपकी निगमन विधि होती है। अब निगमन विधि के अंदर जो सूत्र हैं, जैसे आगमन विधि के अंदर हमने किया था ज्ञात से अज्ञात की ओर विशिष्ट दे दिया आपको, फिर उससे आप सामान्य प्रक्रिया कर रहे थे, उदाहरण कर रहे थे। लेकिन इसके अंदर उल्टा क्या होगा कि यहाँ पर सामान्य प्रक्रिया जो फॉर्मूला है वो आपको दे दिया, लेकिन उससे आप एग्जाम्पल विशिष्ट चीज़ें कर रहे हैं। अज्ञात यानी अज्ञात चीज़ तो वो पहले आपको दे दी, अज्ञात से आप ज्ञात की ओर बढ़ेंगे, अज्ञात से ज्ञात की ओर आप बढ़ने वाले हैं। नियम से उदाहरण होगा, बस ये आपको लिखने हैं। यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर होगा ये, क्योंकि आप कोई फॉर्मूला याद करें तो फॉर्मूला तो आपको ज्ञात हो गया, फिर आप अज्ञात की ओर चीज़ें बढ़ रहे हैं। तो ये सूत्र दोनों के अंदर कुछ चीज़ें एक जैसी है, बाकी सारी चीज़ें विपरीत हैं। तो यानी इसके नियम या इसके सूत्र लिख सकते हैं आप। सूत्र क्या होंगे निगमन विधि के? तो पहला क्या होगा, शुरुआत में ही नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण। दूसरा देखो, हमने पढ़ा था प्रत्येक चीज पहले आपको दे दी, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, प्रत्यक्ष से प्रमाण था आगमन विधि के अंदर, लेकिन यहां पर क्या है, पहले ही प्रमाण दे दिया गया है, फिर आप प्रत्यक्ष रूप से चीजों को करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल आप बाद में निकालेंगे। तो प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। देखो सूक्ष्म चीज पहले ही आपको बता दी है फॉर्मूला, अब उसमें स्थूल की ओर बढ़ेंगे, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब सामान्य प्रक्रिया पहले दे दी, उसके बाद आप उदाहरण कर रहे हैं विशिष्ट प्रक्रिया, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये आपके फॉर्मूले हैं, इसके अंदर सूत्र हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। ये सारे के सारे सूत्र आपको ध्यान में रखने हैं, और ज़्यादा इसके अंदर कुछ खास बात नहीं है, जो चीज़ें थी आपको बता दी। तो देखिए आगमन विधि थी, उसके अंदर आपका समय बहुत ज़्यादा लग रहा था, आगमन विधि के अंदर समय बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन यहाँ पर निगमन विधि के अंदर आपके समय की बचत होगी। निगमन विधि में आपका टाइम बच जाएगा, और निगमन विधि के अंदर आप बहुत कम समय के अंदर भी आप अपनी समस्या सोल्व कर सकते हैं। तो ये बात भी आप याद रखना कि निगमन विधि में समय की बचत होती है और आगमन में समय अधिक खर्च होता है। तो ये इसके गुण भी हो जाएंगे, तो इसी पर हम बात करते हैं। ठीक है, गुण दोषों के बारे में बात करते हैं अपन। इसके गुण दोष, ये जो चीजें बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है भाई, ज्यादा थ्योरी वगैरह नहीं, ठीक चीजें आपको लिखवा रहा हूं मैं। गुण दोष, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो गुण तो मुझे आप बताओ, देखो खुद सोचने का प्रयास करो, खुद सोचो, यहां पर आपको खुद चीजें सोचनी है। अब निगमन विधि के अंदर सबसे पहली बात आपको फॉर्मूला याद करवा दिया, तो उससे आपका क्या होगा, उससे आपका देखो एक तो स्मृति बढ़ेगी। देखो फॉर्मूला आपको याद करा दिया सीधा,
तो फॉर्मूला याद कर रहे हैं तो किस किस पर प्रभाव पड़ रहा है, सीधे तौर पर समर्थी पर आपका प्रभाव पड़ रहा है, समरण शक्ति कह सकते हैं जिसे। समय क्या होता है, कम खर्च होता है, पाठ्यक्रम भी समय पर पूरा हो जाएगा। लेकिन आगमन विधि के अंदर क्या था, ये उलट था। आगमन विधि के अंदर आपका पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो रहा था, लेकिन इसके अंदर आपका समय प्रयोग हो रहा है। बड़ी कक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी रहेगी, क्योंकि बड़ी कक्षाएं और प्रतिभावान छात्र हैं, उनके अंदर ये रुचिकर विधि होती है, निरस्ता पैदा नहीं करती। निरस्ता तो आगमन विधि करती है, लेकिन ये क्या होती है, यहाँ पर इनके लिए रुचि पैदा करती है। कौन सी विधि, निगमन विधि। तो ये इसके गुण हो गए। कुछ और भी हम बात करेंगे। दोष के अंदर देखो, दोष क्या होगा, सीधी सी बात हो, स्मरण शक्ति यानी चीजें याद करवा रहा है फॉर्मूला, तो सबसे पहला रटने पर बल दिया जाएगा। कोई भी चीज आपको याद करवाई जाएगी, कुछ भी आपको कहेगा कि ये आप याद कर लो, समझाया नहीं जाएगा, तो उस विधि के अंदर 100% उसके अंदर क्या होगा, रटने पर बल दिया जाएगा। सीधी सी बात। बड़ी कक्षाओं के लिए तो उपयोगी है, लेकिन छोटी कक्षाओं का क्या होगा, छोटी कक्षाओं के अंदर आप निगमन लगा ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि सीधा फॉर्मूला बताओगे तो छात्रों को कुछ समझ में नहीं आएगा। उन्हें तो छोटे छोटे उदाहरणों से नियम बनाने हैं, वो उनके लिए उपयोगी थी, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा था आगमन विधि है वो छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो निगमन विधि यहाँ पर छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होगी। और ये क्या है, सीधी सी बात, यहाँ पर छात्र कम सक्रिय रहेगा, तो ये क्या होगी, अमनोवैज्ञानिक विधि होगी, क्योंकि बालक को केंद्र में नहीं रखा गया है। यहाँ पर जो सूत्र आपको दिखाई दे रहा है, शिक्षक आपको सूत्र लिखवाएगा, वही चीज केंद्र है, शिक्षक केंद्रित होगा, तो ये अमनोवैज्ञानिक विधि आपकी होगी। तो ये आपकी कुछ गुण दोष हैं, तो एक एक करके हम इन चीजों को लिखते हैं। नंबर 1, स्मरण शक्ति का विकास होता है। स्मरण शक्ति का विकास, स्मरण शक्ति का विकास होता है, लिख लीजिए। दूसरा, समय कम खर्च, समय कम खर्च, पाठ्यक्रम है वो समय पर पूरा होगा, पाठ्यक्रम समय पर पूरा, बोलो, पाठ्यक्रम है वो समय पर पूरा होगा। और मैंने कहा था कि इसके अंदर कम समय में अपनी समस्या का समाधान करते हैं, तो यानी तुरंत प्रभाव से समस्या का समाधान हो गया। अब आपके पास नियम है, तो सीधा आपने उसके अंदर जो भी आपको निकालना है फॉर्मूला, तो उसके अंदर यूज किया तो तुरंत प्रभाव से मिला, तो यानी तत्काल समस्या का समाधान। क्या, तत्काल समस्या का समाधान, तत्काल समस्या का समाधान होता है। नंबर 4 पर 4 आ गया ना। नंबर 5, उच्च कक्षाओं के लिए, जो मैंने आपको बताया था, उच्च कक्षाओं के लिए लोकप्रिय एवं रुचिकर विधि के लिए लोकप्रिय एवं रुचिकर विधि होगी भैया। बड़ी कक्षाओं के लिए तो ये क्या है, लोकप्रिय और रुचिकर विधि। बालकों में उत्साह रहेगा, क्योंकि देखिए फटाफट आपको जवाब मिल रहे हैं, तो बालक क्या होंगे, उत्साहित होंगे, और समय भी क्या होगा, कम खर्च होगा। तो ये वैसे विशेष नहीं है, लेकिन लिख लीजिए, बालकों में उत्साह एवं परिणामों में शीघ्रता। बालकों में उत्साह, बालकों में उत्साह एवं परिणामों में शीघ्रता। ऊपर वाले इंपॉर्टेंट है, 4-5 क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से ही आएगा। इन 4-5 में से 2, 3, 4, 5 यहाँ से क्वेश्चन उठेगा। सारे एक एक परफेक्ट लाइन आपके सामने मैंने रखी है। अब देखो, नंबर 1, दोष। सबसे पहला, शिक्षक केंद्रित विधि है, बालक केंद्रित नहीं है, तो पहली बात क्या होगी, अमनोवैज्ञानिक विधि। अमनोवैज्ञानिक विधि, अमनोवैज्ञानिक विधि। नंबर 2 पर बात करते हैं अपन। पहली बात तो अमनोवैज्ञानिक विधि होगी। दूसरी चीज देखो, रटने पर बल दिया जाएगा। क्यों, कोई सूत्र आपको याद करवा रहा है, तो सीधी सी बात है, रटने पर उस पर बल दिया गया है, रटने पर बल, रटने पर बल। नंबर 3 पर हम बात करेंगे, अमनोवैज्ञानिक विधि, रटने पर बल छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होगी, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं। कक्षाओं के लिए
उपयोगी नहीं। नंबर 4 पर जो छोटी कक्षा है, जो कमजोर बालक हैं उनके लिए भी उपयोगी नहीं होगी। कमजोर बालकों को फॉर्मूलों से समझ में नहीं आएगा, तो कमजोर बालकों के लिए भी उपयोगी नहीं। कमजोर छात्रों के लिए उपयोगी नहीं। अब देखो, फॉर्मूला याद करोगे, कितने दिन याद रख पाओगे? हमेशा तो आजीवन तो रहेगा नहीं, लेकिन जो चीज़ें समुद्र की हैं वो तो चीज़ें आपको हमेशा उदाहरण से नियम आपने बनाए हैं, करके आपने सीखा है, करके सीखने पर जो विधियां बल देती हैं तो वो अपेक्षाकृत लंबे समय तक स्थायी होता है बजाय उसके रटने के। अब चीज़ें रटेंगे तो वो कम समय के लिए आपके लिए स्थायी होगी, यानी अस्थायी ज्ञान है, सीधी सी बात है। लेकिन कोई चीज़ आप करके देख रहे हैं तो वो ज्ञान आपका हमेशा स्थायी होगा, चिर समय के लंबे समय तक आपका स्थायी होगा। तो ये आप लिख सकते हैं अस्थायी ज्ञान, अस्थायी ज्ञान। बस ये देखो, ये शब्द आपको याद रखने हैं, अस्थायी ज्ञान। तो ये आपकी होगी गुण और दोष, सीधी सी बात है। निगमन विधि क्या है, दोबारा 1 मिनट के लिए दोबारा इसका रिवीजन कर देता हूँ। निगमन विधि ध्यान से सुनिए, ये कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन उठेगा तो इस बोर्ड में से ही उठेगा, बाकी नहीं उठेगा कहीं भी। निगमन विधि क्या थी, यानी शिक्षक है वो पहले ही नियम, सूत्र, सिद्धांत आपको पहले बता देगा और उस सूत्र या सिद्धांत के आधार पर समस्या को हल करेगा, जो भी वो समस्या रखेगा। छात्र स्वयं कार्य करेंगे, यहाँ पर भी देखिए, यानी सूत्र बता दिया तो छात्र उसके अंदर केवल मात्र अप्लाई करेंगे तो कम सक्रिय हैं छात्र, क्योंकि सीधा अप्लाई करेंगे तो कम सक्रिय है, तो सीधी सी बात है मनोवैज्ञानिक विधि होगी। तो यही आपकी निगमन विधि है कि नियम और सूत्र आपको बता दिया पहले, फिर उसके बाद आप उस समस्या को हल करते हैं। हालांकि इसके अंदर जो रिजल्ट हैं वो आपके शीघ्रता से आपको प्राप्त होते हैं, जल्दी आपको परिणाम प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर ज्ञान क्या होगा, अस्थायी होगा, क्योंकि जो फॉर्मूले आपको याद करवाए हैं वो आपको रटाए गए हैं, ना कि उन चीज़ों को समझाया गया है, ना कि आपने वो करके सीखे हैं। अगर जहाँ पर करके सीखे नहीं होता है, बालक केंद्रित नहीं होता है, तो वो विधि अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। ठीक है, तो ये आपके गुण दोष भी मैंने आपको बता दिए। तो चलिए ये आपकी होगी। अब बात करते हैं खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि के बारे में, किसने दी थी, क्या है, पूरी उसकी कुंडली हम खोलने वाले हैं और एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। एक एक चीज़ आपको कंसेप्ट वहाँ पर क्लियर होने ज़रूरी है। और देखो, कंसेप्ट क्लियर हो गए तो सीधी सी बात है एग्जाम के अंदर आप बिल्कुल सही कर पाओगे। अगर चीज़ें क्लियर हो गई हैं, यानी अब निगमन विधि क्लियर होगी कि क्या कहना चाहता है, तो कैसा भी क्वेश्चन घुमा कर दे दे आप वहाँ पर कर दोगे। लेकिन कई क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल सिंपल तरीके से आते हैं तो वो आप आसानी से कर दोगे। और अब तक जो टीचिंग मेथड्स के अंदर आए हैं वो ठीक स्तर के क्वेश्चन आए हैं, तो अब भी ऐसे ही क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आपको थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है। जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो भी क्वेश्चन आपको करने हैं, क्योंकि देखिए आपको बुक मिल जाती है तो उनके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इजीली प्रोवाइड हो जाते हैं। तो जितने भी 100-150 क्वेश्चन हुए हैं उन सभी को आपको सोल्व करना चाहिए, तभी देखिए चीज़ें और भी आप अच्छे से इनको बेहतर कर पाएंगे। विशेषकर 2016-2018 के पेपर तो आपको करने ही चाहिए, उसको पता चल जाएगा कि आपने कितना सीखा है। और प्रैक्टिस जरूरी है क्वेश्चंस की। इसके बाद मैं भी आपके लिए क्वेश्चंस लाऊंगा, एक स्पेशल क्लास। जैसे ही टीचिंग मेथड कंप्लीट होंगे तो एक स्पेशल क्लास आपके लिए होगी, जिसके अंदर केवल मात्र क्वेश्चन आपके लिए होंगे। उन चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे, अच्छे से उन चीज़ों को देखेंगे कि वास्तव में क्वेश्चन कहना क्या चाहते हैं। ये चीज़ें सीख गए तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, और बाकी चीज़ें यही है, यहीं से क्वेश्चन उठेंगे। ठीक है, लिख लो इसको, फिर आगे बात करते हैं भाई नेक्स्ट विधि के बारे में। लिख लो फटाफट, समय देर का है आपको। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई, लिख लेना इन चीज़ों को। ठीक है, अब बात करते हैं हम ह्यूरिस्टिक या खोज विधि के बारे में। अनुसंधान विधि क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से। हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा ये दी गई है। ह्यूरिस्टिक विधि या अनुसंधान विधि कह सकते हैं आप।
ह्यूरिस्टिक विधि अनुसंधान नंबर 3 पर आ गई है आपकी विधि ये, ठीक है। ह्यूरिस्टिक विधि या फिर अनुसंधान विधि, और करते हैं इस विधि को पूरा। चलिए, ह्यूरिस्टिक विधि या अनुसंधान या फिर इसे खोज विधि के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है इस विधि को? खोज विधि। आप सुनिएगा ध्यान से कि खोज विधि क्यों कहा जाता है। नाम से स्पष्ट है, खोज विधि यानी इसके अंदर क्या होगा, बालक है वो स्वयं ज्ञान को खोज करेगा। इसके अंदर क्या है कि टीचर है, अध्यापक है, वो बालकों को कोई समस्या दे देगा। अब बालकों को समस्या दे दिया गया, लेकिन ज्ञान है यानी जो ज्ञान दे रहा है शिक्षक, आपको कक्षा के अंदर पढ़ाया जाएगा, वो ज्ञान छात्रों के ऊपर लादा नहीं जाता इस विधि के अंदर, लेकिन कोई समस्या देगा और बालकों को कहेगा कि इस ज्ञान को खुद खोजना है, लादा नहीं जाएगा। यानी सीधा नहीं बस ये याद कर लो, ये रट लो, ऐसा नहीं, लेकिन उनको प्रेरित करेगा सीखने के लिए। शिक्षक का काम इतना ही है कि उस विधि के लिए, इस विधि के अंदर, ह्यूरिस्टिक या खोज विधि के अंदर शिक्षक क्या करेगा, छात्र को ज्ञान ग्रहण करने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन छात्र हैं वो स्वयं खोज करके ही ज्ञान को ग्रहण करता है, चीज़ें सीखता है, समस्या का समाधान करता है। तो इसलिए इस विधि को खोज विधि या अनुसंधान विधि या ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि के जनक H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, जिन्हें हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग कहा जाता है, और इस विधि को स्वयं खोज विधि भी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इसके अंदर बालक खोजेगा जरूर, लेकिन शिक्षक की क्या भूमिका होगी? शिक्षक केवल मात्र परामर्श देगा, यानी शिक्षक केवल मात्र थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकता है, लेकिन शिक्षक सिखाएगा बिल्कुल भी नहीं। केवल मात्र शिक्षक है वो उनसे सवाल पूछेगा और उनके लिए, उन्हें ज्ञान ग्रहण करने के लिए प्रेरित करेगा। तो इसके अंदर आप हर एक क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। हम गणित के अंदर चीज़ें पढ़ रहे हैं तो केवल मात्र हम गणित के ही क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने भाषा के अंदर और अपने हिंदी, संस्कृत, इनके अंदर कुछ चीज़ें, इनके बारे में और भी एक्स्ट्रा पढ़ी है, लेकिन हमारे मैथ्स के अंदर केवल मात्र ये इतनी ही चीज़ें हैं। यानी सीधा सीधा क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि सीधी सीधी यहाँ पर देर का है कि जो ये विधि है आपकी स्वयं खोज विधि के नाम से जानी जाती है। शिक्षक विद्यार्थियों पर ज्ञान को लादेगा नहीं, उन्हें ज्ञान ग्रहण करने के लिए प्रेरित करेगा। ज्ञान ग्रहण कौन करेगा? स्वयं छात्र ग्रहण करेगा। शिक्षक केवल मात्र उनके सामने समस्या रखेगा, छात्र है वो ज्ञान ग्रहण करेगा, खोजेगा, और उसके साथ साथ शिक्षक से परामर्श भी ले सकता है अगर उसे आवश्यकता पड़ती है। तो ये विधि आपकी हो जाएगी ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि, अनुसंधान विधि, ठीक है। तो देखिए, इसके प्रवर्तक हैं H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, और हर्बर्ट स्पेंसर भी कहते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं इस विधि में कि बालक को कम से कम बताया जाए, कम से कम बताया जाए और उन्हें अधिक से अधिक खोज करने के लिए प्रेरित किया जाए। बालक को कम से कम बताया जाए और उनसे अधिक से अधिक जानने का प्रयास किया जाए। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर साहब कहते हैं। तो कुछ चीजें लिख सकते हैं, यानी इस विधि के प्रवर्तक कौन होंगे? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। तो कुछ चीजें यहां पर लिख सकते हैं। देखिए, थोड़ा बहुत लिखेंगे तो इसे खोज विधि या स्वयं, इसे खोज विधि या स्वयं ज्ञान विधि के नाम से भी, या स्वयं ज्ञान विधि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे किस विधि से? स्वयं ज्ञान या खोज विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रवर्तक कौन है? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसमें आपको बता दिया कि इसके अंदर विद्यार्थी है वो एक खोजी के रूप में कार्य करेगा। शिक्षक है वो विद्यार्थी पर ज्ञान को लादेगा नहीं, बल्कि उन्हें ज्ञान ग्रहण करने के लिए प्रेरित करेगा, और छात्र है वो स्वयं खोज करेगा, ज्ञान की स्वयं खोज करेगा, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक से परामर्श वो ले सकता है, उनसे सहायता ले सकता है। तो ये चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको नोट्सों के अंदर मिल जाएंगी जो मैंने बातें बोली हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लिख लेते हैं, बाकी चीज़ें नहीं। अब देखो, हर्बर्ट स्पेंसर एक बात कहते हैं, कुछ जो चीज़ें हैं बाकी नोट्सों के अंदर देख लेना आप। स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर साहब क्या कहते हैं कि बालक को कम से कम बताया जाए एवं उससे
अधिक से अधिक जानने का प्रयास किया जाए, बालक को कम से कम बताया जाए, ठीक है, एवं उससे अधिक से अधिक जानने का प्रयास किया जाए। ये कहते हैं भाई हर्बर्ट स्पेंसर साहब। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई, बार बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि बालक को कम से कम तो बताओ, लेकिन उनसे अधिक से अधिक जानने का प्रयास किया जाए, निम्न में से कथन किसका है। तो ये यहाँ पर ये क्वेश्चन उठ सकता है। तो ऐसे जो चीज़ें हैं वो थोड़ी थोड़ी आपको चीज़ें याद रखनी है। तो ये है आपकी ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि, ठीक है, या अनुसंधान विधि। अब देखो कैसे किस प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो बालक, थोड़ा सा इनके गुण दोषों के बारे में भी आप जान सकते हैं, यहीं से थोड़ा सा अगर दिमाग आप यूज करते हैं तो विधि के अंदर ही आपको गुण दोष पता चल जाएंगे कि देखो खुद बालक सक्रिय रहकर काम करेगा तो सीधी सी बात है मनोवैज्ञानिक विधि होगी। बालक है वो खुद समस्या का समाधान कर रहा है, करके सीखने पर इस विधि के अंदर बल दिया जाएगा, और जिस विधि के अंदर करके सीखने पर बल दिया जाता है उससे ज्ञान स्थायी होता है। अब दोषों के बारे में बात कर सकते हैं, समय अधिक खर्च होगा, देखिए पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होगा, और इस विधि को पढ़ाने के लिए अनुभवी अध्यापकों की आवश्यकता होती है। तो यानी 2-3 तो आप ऐसे ही निकाल लेते हैं, और 2-3 आप पढ़ेंगे तो आपको आराम से चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 2-3 तो इसके नाम से ही निकल जाते हैं गुण दोष कौन से हैं, है ना। थोड़ा सा आप चीज़ें यूज़ करेंगे, दिमाग का यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। तो इसको लिखो। फिर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर सीधा एक क्वेश्चन करेंगे, उसका समाधान हम निकालने का प्रयत्न करेंगे कि कैसे इस विधि के अंदर शिक्षक है वो कैसे छात्रों से सवाल पूछता है और कैसे उनकी समस्या का समाधान उन्हीं से करवाता है, कैसे उनकी समस्या का समाधान उन्हीं से यानी खोज करवाता है उनसे, और कैसे वही छात्र हैं उनको रिजल्ट ला कर देंगे। तो कैसे करता है शिक्षक, देखिएगा नेक्स्ट चीज में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया गया है कि एक कस्बे की जनसंख्या 20,000 है। एक कस्बे की जनसंख्या 20K है। 20K का मतलब 20,000 है। यदि यह जनसंख्या 2% प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ती है, यदि यह जनसंख्या 2% वार्षिक दर से बढ़ती है, प्रति वर्ष के हिसाब से, बढ़ती है, तो बताएं कि कस्बे की जनसंख्या, तो बताएं कि कस्बे की जनसंख्या 2 वर्ष बाद कितनी होगी। जनसंख्या 2 वर्ष बाद कितनी होगी, ये क्वेश्चन दे दिया। वैसे आप कर दोगे इसे फटाफट, मैथ्स के अंदर बिल्कुल सरल चीज़ है ये, जो भी मैथ्स पढ़ता है उसे ये चीज़ें आराम से समझ में आ जाती हैं कि कैसे आप करेंगे। लेकिन देखिए कैसे आपको ये चीज़ें करनी है इसके बारे में भी हम बात करते हैं कि कस्बे की जनसंख्या 20K है, यानी 20,000 है, और इस विधि के अंदर कैसे करेगा, यानी शिक्षक सवाल पूछेगा छात्रों से और छात्र उनका जवाब देंगे। तो यानी यहाँ पर लिख दीजिए शिक्षक के सवाल, ब्लू पेन से लिखते हैं, शिक्षक के सवाल उन्हीं के माध्यम से उनसे समाधान करवाएगा, छात्रों के जवाब या छात्र के जवाब लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब यहां पर क्वेश्चन पूछेगा कैसे, देखिएगा बिल्कुल सरल है भाई, कुछ भी नहीं करना आपको। क्वेश्चन पहले देखिए,
शिक्षक क्या पूछता है यहां पर, सबसे पहले पूछेगा कि हमें दिए प्रश्न में क्या निकालना है। सबसे पहला सिंपल सा काम है, यही पूछेगा कि बताओ इस प्रश्न के अंदर आपको क्या निकालना है। तो दिए प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो ये पूछेगा पहले प्रश्न। अब छात्रों का जवाब क्या होगा, छात्रों का जवाब क्या होगा, देखिए क्या क्वेश्चन था कि एक कस्बे की जनसंख्या 20,000 है, यदि यह जनसंख्या 2% वार्षिक 2% प्रतिवर्ष के वार्षिक दर के हिसाब से बढ़ती है तो बताएं कि कस्बे की जनसंख्या 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, यानी 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछी है। तो सीधा सीधा जवाब देगा कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, सीधी सी बात है, ये पूछेगा। ये पहला सवाल था शिक्षक का। दूसरा सवाल क्या पूछेगा कि इसे हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, ये पूछेगा। इस प्रकार इसे हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, किस प्रकार बताओ सही, किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, प्रकार ज्ञात, यानी उनसे खुद को ही खोज करने के लिए कह रहा है, इसे हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं बताओ। एक एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। तो देखो क्या कहेगा छात्र, क्या कहेगा, यानी इसे हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो कोई कह देगा कि यानी 2% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो यानी आप क्या करोगे, 20,000 है, पहले तो 1 साल का निकाल लो, यानी पहले देख लेंगे कि 1 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ रही है। तो यानी सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, पहले 1 साल का हम ज्ञात करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 साल की जनसंख्या वृद्धि हम ज्ञात करेंगे। तो छात्र का जवाब यही होता है, पहले 1 वर्ष की जनसंख्या, पहले 1 वर्ष की जनसंख्या। अब 1 वर्ष की जनसंख्या यानी 1 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी वो निकालेंगे, फिर वही चीज आप दोबारा उसी के अंदर लगा देंगे तो 2 साल क्या आ जाएगी। पहले 1 वर्ष की, 1 वर्ष के बाद जनसंख्या आप निकाल सकते हैं, 1 वर्ष के बाद जनसंख्या ज्ञात करेंगे। अब पूछेगा कि चलो ठीक है, आपने बता दिया कि 1 वर्ष की जनसंख्या ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करोगे, यानी प्रतिवर्ष जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है ये बताओ, यानी प्रतिवर्ष जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है ये पूछेगा। प्रतिवर्ष जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है ये पूछेगा। तो क्या कहेगा, देखो सीधी सी बात है, 2% की तो 2%, ठीक है, तो ये जवाब हो गए। अब देखो आगे और दिखते हैं, क्वेश्चन को लिख लो, फिर आगे हम ज्ञात करेंगे इन चीज़ों को। फटाफट लिखो इन चीज़ों को, फिर आगे बात करते हैं कि कैसे आप ज्ञात करोगे। देखो आगे पूछेगा कि पहले वर्ष के अंत में हम कैसे जनसंख्या वृद्धि ज्ञात करेंगे, यानी पहले वर्ष के अंत में कैसे हमें कितनी जनसंख्या वृद्धि मिलेगी, तो ये पूछेगा आगे। देखो नंबर 4 पर, पहले वर्ष में कि पहले वर्ष में कितनी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, पहले वर्ष में या पहले वर्ष के अंत में कितनी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, कितनी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, कैसे निकालोगे रे, यानी 20,000 है इंटू कितने पर वर्ष, कितनी 2% की, तो 2/100, तो यानी 400, यानी 1 साल के अंदर छात्र कहेगा कि 400 लोग हैं, 400 व्यक्ति हैं, वो बढ़ रहे हैं। तो टोटल 1 साल के बाद कितने बढ़ जाएंगे, पहले थे 20,000 प्लस 400 बढ़ेंगे तो कितने हो गए, 20,400, 20,400। ये हो गया पहले साल के अंत तक इतने व्यक्ति हो जाएंगे 2% वार्षिक दर से, पहले साल के अंत में 20,400 हो जाएंगे। अब पूछेगा कि 2 साल की कैसे ज्ञात करोगे, या नेक्स्ट प्रश्न होगा कि द्वितीय वर्ष के लिए जनसंख्या वृद्धि किस पर निकाली जाएगी, यानी क्वेश्चन आगे 5वां,
द्वितीय जनसंख्या वृद्धि हो रही है और कुल जनसंख्या पूछ लेगा कुल कितनी होगी, तो कुल आपने बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा द्वितीय वर्ष के लिए जनसंख्या वृद्धि किस संख्या पर निकाली जाएगी। द्वितीय वर्ष के लिए जनसंख्या वृद्धि, द्वितीय वर्ष के लिए जनसंख्या वृद्धि किस संख्या पर निकाली जाएगी, यानी किस पर हम ज्ञात करेंगे, किस संख्या पर निकाली जाएगी। अब देखो, अब देखना ध्यान से, द्वितीय वर्ष पर जनसंख्या है वो किस वर्ष पर निकाली जाएगी। अब सीधा साफ जवाब दे देंगे कि द्वितीय वर्ष पर तो आप 20,400 पर निकालेंगे ना, क्योंकि देखो एक साल के बाद आपकी 20,400 हो गई। अब द्वितीय साल में 2% बढ़ेगी तो 20,400 पर निकलेगा क्या, 20,000 पर निकलेगा, 20,000 पर नहीं निकलेगा, 20,000 पर नहीं निकलेगा, क्योंकि कह रहा है कि 2% प्रति वर्ष बढ़ रही है। तो पहले साल 20,000 पर बढ़ी, अब 20,000 बढ़ने के बाद जो 2% बढ़ी उसको भी ऐड करने पड़ेगा। अब दूसरी साल निकालोगे तो 20,400 पर ज्ञात करना पड़ेगा। तो सीधा जवाब देगा छात्र है वो, यानी 20,400 पर, 20,400 पर। अब वो कैसे निकालेंगे, शिक्षक पूछेगा आपसे कि वो कैसे निकालेंगे, तो आगे देखो कैसे निकालेंगे। अब यह वृद्धि कैसे ज्ञात करें, नंबर 6, यह वृद्धि कैसे ज्ञात करें। शिक्षक पूछेगा कि यह वृद्धि कैसे ज्ञात करें। अब सीधी सी बात है, वही आपके पास 20,400 है, 20,400 की 2% निकालेंगे तो 2 0 से 2 0। अब यहां से देखो कितने हो गए, यहां पर देखो 2 2 4, 408 यहाँ पर आपकी आ जाएगी। तो यानी 20,400 पर आपकी ऐसे वृद्धि निकलने वाली है। 404, 202, 20,408 हो जाएगी, ठीक, 408, ठीक, और 400 आपकी यहाँ पर थी। तो टोटल देखिए, अब कहेंगे टोटल कितनी हो गई, कुल जनसंख्या 2 साल बाद कितनी हो जाएगी। अब देखो 408 तो ये है, तो 20,400 तो पहले थी ये, अब इसके अंदर 408 भी आप यहाँ पर ऐड करेंगे, यानी 2 वर्ष बाद इतनी ही तो वृद्धि हो रही है टोटल के अंदर। तो 408 यहाँ पर ऐड कर देंगे तो देखिए टोटल आपके पास कितनी होगी, यहाँ पर देख सकते हैं 20,808, 20,808। तो ये जनसंख्या वृद्धि है। तो देखो कितना लंबी प्रोसेस हो गई इस विधि से क्वेश्चन करना, देखो कितनी बड़ी प्रोसेस हो गई। अब ये कोई संभव थोड़ी ना प्रैक्टिकल रूप से आप देखें, तो यानी बार बार, हालांकि इससे ज्ञान आपका स्थायी होगा, स्वाभाविक सी बात है, चीज़ें भी समझ में आएगी, लेकिन वास्तव में ये प्रैक्टिकल चीज़ें इतनी टफ चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि वैसे तो आप चुटकियों के अंदर निकालोगे और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे आप करोगे तो फैल है आप, ठीक है। अब देखो इसके गुण दोषों के बारे में बात करते हैं। तो ये तो कुछ आपको समझाने के लिए बताया है कि इस विधि के अंदर कैसे चीज़ें क्वेश्चन पूछते जाते हैं और कैसे छात्र उनके जवाब देता है, कैसे वो ज्ञान को खुद खोजता है। तो ये चीज़ें आपको मैंने सिखाई हैं। बाकी ये चुटकियों का सवाल है भाई, यानी सीधा साफ करते हैं कि 2% की वृद्धि हो रही है तो 2/100 करेंगे और 50-51 करके आप इस चीज़ को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इसके गुण और दोष के बारे में। गुण यहाँ लिखेंगे, दोष लिख दिए मैंने यहाँ पर। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक एक चीज़ हम अच्छे से समझते हैं। तो पहले गुण दोष मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि आपको खोदने हैं। तो सबसे पहला मैंने बता दिया कि ये मनोवैज्ञानिक विधि है। क्यों? क्योंकि छात्र इसके अंदर सक्रिय रूप से काम करता है, करके सीखता है, तो मनोवैज्ञानिक विधि आपकी होगी। दूसरा मनोवैज्ञानिक विधि होगी। अब इसके अंदर देखो खोज करने के गुण बढ़ेंगे और शिक्षक से संवाद करेगा तो तर्क शक्ति भी बढ़ेगी, चिंतन भी बढ़ेगा, क्योंकि सोचना पड़ेगा कि भाई कैसे ये सवाल होगा। तो इससे क्या होगा, देखो एक तो यहाँ पर खोज करेगा तो खोज के गुणों एवं तर्क तथा चिंतन का विकास होता है। तर्क और चिंतन का विकास होता है। अब देखो कोई भी क्वेश्चन छात्र हल करेगा, यानी इससे विधि से क्वेश्चन सोल्व कर दिया, शिक्षक को बता दिया, तो उसमें आत्मविश्वास की भावना पैदा होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि आत्मविश्वास एवं समस्या समाधान के गुण विकसित होंगे, एवं
समस्या समाधान के गुण विकसित होंगे। देखो भाई, मनोवैज्ञानिक विधि है, खोज के गुण विकसित होंगे, तर्क करने के, चिंतन करने के, और समस्या समाधान के विकसित होंगे। और साथ साथ में अगर आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और देखो, बालक खोज करेगा तो इसमें अंदर देखो अनुशासन के अंदर चीज़ें होगी। तो सीधी सी बात है, कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है। तो बालक यहाँ पर खोज के साथ साथ इसके अंदर अनुशासन भी विकसित होता है। तो बालक में खोज के साथ साथ अनुशासन भी विकसित होता है। अनुशासन भी क्या होगा? विकसित होता है। और ये विधि पहली दादी क्या है? करके सीखने पर बल है, करके सीखने पर बल देती है। तो करके सीखने पर बल, करके सीखने पर बल देती है। अब बात करते हैं इसके दोषों की। नंबर 1 दोष बताओ क्या होगा? नंबर 1 पहला दोष आप मुझे बता दो, शाबाश, क्या होगा? सबसे पहले बात तो देखिए, समय अधिक खर्च होगा। समय, सीधी सी बात है, समय अधिक खर्च। अब समय अधिक खर्च होगा तो पाठ्यक्रम क्या समय पर पूरा होगा? देखो कितना टाइम हमें लगा। पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं, पाठ्यक्रम है वो समय पर पूरा नहीं होगा, और जो समय है वो इसके अंदर अधिक आपका खराब होगा। अब देखो, छोटी कक्षाओं और जो कमजोर छात्र हैं उनके लिए उपयोगी नहीं हो सकता। छोटी कक्षा वाले बालक थोड़ी ना जानेंगे कैसे निकालना है। तो छोटी कक्षाओं, बड़ी कक्षा वाले तो समझाएं, छोटी कक्षाओं एवं कमजोर बालकों के लिए अनुपयोगी है भी, कमजोर बालकों के लिए अनुपयोगी। उनके लिए क्या है? छोटी कक्षा के बालक हैं वो इस विधि से नहीं सीख सकते। छोटी कक्षा के बालक हैं वो इससे नहीं सीख सकते, और ना ही कमजोर बालक इससे सीख सकते। लास्ट एक लिख सकते हैं, किससे है वो अशुद्ध परिणाम भी आ सकते हैं। यानी कई बार स्टेप वगैरह मिस हो जाए तो जरूरी थोड़ी ना कि खोज करेगा वो तो सही परिणाम आए। तो अशुद्ध परिणाम भी यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। अशुद्ध परिणाम भी प्राप्त हो जाते हैं। अशुद्ध परिणाम भी आपको यहाँ पर इस विधि के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। तो ये आपकी हो गई भाई, निगमन पढ़ ली हमने, और आज पढ़ ली खोज और अनुसंधान विधि। और इसी के साथ समय भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अच्छी खासा हम लंबी क्लास आपके लिए ले रहे हैं, 40 मिनट प्लस की ही क्लासेज आपके लिए टीचिंग मेथड्स की आ रही हैं। तो इतना टाइम सफिशिएंट है आप सभी के लिए, आराम से चीज़ें हम कवर अप करते चलेंगे। देखिए, कुछ एक दो विधियाँ हो रही हैं। इसके बाद एक क्लास स्पेशल क्वेश्चंस की होगी पिछले सालों में आए हुए, कि कैसे क्वेश्चन आए हैं और कैसे उनको आप सोल्व करेंगे। तो चलिए, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।